तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत पर हमारी आपकी चर्चा ऐबक के बारे में हो गई थी ना। ऐबक के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा इल्तुतमिश के बारे में भी कर ली थी। ठीक है, कुछ अगर हम लोग कहें कि कुछ व्यवस्थाएं थी, मंगोलों के आक्रमण से बचे थे इल्तुतमिश किसी तरीके से मनबरनी को वापस करके। अगर हम ये बात करें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना ऐबक ने भले करी, लेकिन प्रारंभिक चुनौतियों को स्वीकार करने के कारण वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कहलाए। इल्तुतमिश ने जैसे हौजे शमसी, कुछ ऐसा है क्या? ठीक करना हो कर दीजिए। अभी ठीक? खुद ही सब एडजस्ट करना पड़ रहा है। एक पेन दे दीजिए मुझे, खाली जो है आपके पास दो है, नहीं ले लीजिए उधर से। तो सर, इल्तुतमिश की कहानी जब समाप्त होती है तो इल्तुतमिश के बाद रजिया बेगम सत्ता पर आती हैं। इन सब बातों पे हमें चर्चा आपसे करनी है। तो आज की पूरी क्लास हम लोग चर्चा करेंगे एक्चुअली इल्तुतमिश के लास्ट समय और रजिया बेगम के बारे में। ठीक है, तो इल्तुतमिश धीरे धीरे अपने जो चैलेंजेस रहते थे, चुनौतियां रहती थी, उसको समाप्त किया। खलीफा से पद की स्वीकृति प्राप्त की। खोखर जनजाति के विरुद्ध अपना अंतिम लड़ाई लड़ी। इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करी। ठीक है, उसने तुर्काने चहलगानी मतलब 40 सरदारों के समूह का एक संगठन बनाया, एक तरह से मंत्रिमंडल बनाया। ठीक है, ऐसे ही सिक्के चलवाए उसने, उस पर क्या कहते हैं, उनका नाम रखवाया खलीफा का। टंका और जीतल सिक्के करेंसी के नाम है। इन सब बातों पे हमारी आपकी चर्चा हो चुकी थी। इल्तुतमिश की जब डेथ हो गई और इल्तुतमिश की डेथ से लेकर के बलबन के राज्य पर आने तक, मतलब बीच में रजिया सुल्तान का भी समय बहुत स्टेबल नहीं रहेगा, अस्थाई नहीं रहेगा। तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद और 1265 तक बलबन के गद्दी संभालने तक, राज्यारोहण तक, दिल्ली राजनीतिक रूप से बड़ी अस्थिर रही। राजनीतिक रूप से अस्थिर होने का मतलब है कि उठापटक लगी रही कि ये राजा बनेंगे, वो राजा बनेंगे, इनको सिंहासन दे दो, उनको सिंहासन दे दो। तो ये एक बड़ी समस्या का समय है इल्तुतमिश की डेथ के बाद और फिर बलबन तक। बीच में जब रजिया सुल्तान बनती हैं तो बड़ा ड्रामेटिक तरीके से वो बनती हैं, ड्रामेटिक तरीके से सिंहासन पर आती हैं, लेकिन चूंकि महिला हैं इसलिए बहुत सहमति नहीं मिलती। और फिर उनके ही लोग, जिनको रजिया ने कृपा पात्र मतलब कृपा दी थी अपनी, मतलब जिनकी मदद की थी, वही लोग रजिया के विरोधी हो जाते हैं और रजिया को फिर अंततः जो है वो पद छोड़ना पड़ता है। तो बड़ा ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है, बहुत ड्रामाबाजी टाइप का चल रहा है कि कभी ये राजा बन जा रहे, कभी वो राजा बन जा रहे। क्योंकि इल्तुतमिश के जो वंशज थे और उनके जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया जो चालीसा थी, तुर्काने चहलगानी, इन दोनों में बड़ा खींचतान चालू हो गई। तुर्काने चहलगानी ये समझती है, ये चाहती है कि राजा वो बने जो नाम मात्र का हो, मतलब नाम हो कि उनके बेटे को राजा बनाए हैं, और लेकिन पूरी ताकत किसके हाथ में हो? तुर्काने चहलगानी के हाथ में हो। ये बड़ी मतलब विषम परिस्थिति है, जैसे आपको राजा बना के आपके नाम पे सारे सिग्नेचर कोई और कर रहा है। तो इस समय जितने भी सरदार हैं 40, वो राजनीतिक प्रभुत्व के लिए ऐसे राजा को चाहते हैं जो राजा उनकी बात माने। अच्छा, तुर्काने चहलगानी में भी तो 40 लोग हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी एक का थोड़ा ओहदा बढ़ने लगेगा
तो क्या बाकी लोग उसको हटाना नहीं चाहेंगे क्या? या क्या वो भी ताकतवर नहीं बनना चाहेंगे क्या? तो एक समय तो चहलगानी वर्सेस वंशज पे टकराव हुआ, और थोड़े दिन बाद वो टकराव चहलगानी में पहुंच गया। मतलब तुर्काने चहलगानी भी आपस में प्रतिद्वंदी बन गए एक दूसरे के, और केवल इसीलिए कि मैं बड़ा कि तुम बड़े। ये राजा सच में किसके नियंत्रण में रहेगा? राजा जिसके नियंत्रण में रहेगा उसी का ओहदा बड़ा रहेगा। जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि नसीरुद्दीन महमूद जो है, जो कि अंतिम इलबरी वंश के शासक माने जाते हैं, या कहा जाए इसके गुलाम वंश के शासक माने जाते हैं, तो उस समय बलबन सबसे ताकतवर चहलगानी का सदस्य होता है। एक्चुअली जब तक नसीरुद्दीन महमूद पद पे आते हैं तो वो एक व्यक्ति एक बात समझ चुका था कि इसके पहले कई राजाओं की हत्या हो गई है, और उसका प्रमुख कारण यही है कि जिन राजाओं ने तुर्काने चहलगानी का विरोध करना चाहा या तुर्काने चहलगानी को समाप्त करना चाहा, उन राजाओं को इन लोगों ने मिलकर मरवा दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि कठपुतली राजा ही बने। तो महमूद ये समझता है कि इससे पहले कि हम भी मारे जाएं, तो उसने थोड़ा नजर दौड़ाई कि कौन सा ऐसा व्यक्ति चहलगानी में है जो मजबूत है। तो उसको बलबन दिखा जिसकी ताकत थोड़ी सी सुदृढ़ थी। उसने बलबन को बुलाया और कहा, देखो हमारा सारा राजपाट तुम्हारे पास, ये सब रख लो और अपने हिसाब से शासन करो, हमें डिस्टर्ब मत करो ना। लेकिन धीरे धीरे नहीं चल पाएगा ये बात, लोग कानाफूसी करने लगेंगे। महमूद से भी कहलवा देंगे कि बलबन तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारे शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा है। तो नसीरुद्दीन महमूद को भी कभी लगेगा कि हम राजा तो हम हैं, राजा तो हम हैं, ये हमारी दुरुपयोग कैसे कर सकता है। तो वो गुस्सा आ जाते हैं और बलबन को वहां से कहीं और भेज देते हैं, पद से निकाल देते हैं, किसी दूसरे को पद पे ला देते हैं ना। लेकिन कुछ और घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से बलबन को फिर वापस आना पड़ता है, और तुर्काने चहलगानी में कई गुट हो जाते हैं। ज्यादातर लोग बलबन को राजा बनाने को तैयार हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे को समर्थन दे रहे हैं। मैं इसको थोड़ा समझाता हूं मामला क्या है। कि जब बलबन के विपक्ष में बहुत सारी बातें हो गई, राजा को भी लग गया कि बलबन बुरा कर रहा है, बलबन जो है वो हमारी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो बलबन को उसने वहां से हटा दिया, पद भी छीन लिया और उसे दूर भेज दिया दूसरे प्रांत में। और उसने तुर्कों के चहलगानी की ताकत को कमजोर करने के लिए एक गैर तुर्क को बलबन का पद दे दिया। उसने सोचा कि अगर तुर्क ही पद पर रहेंगे तो यही ताकतवर रहेंगे, काम करो गैर तुर्क को पद पे ला दो। और गैर तुर्क को पद ला दिया तो ये वही हाल हो गई कि अपना कितना भी खराब हो अपना ही होता है। तो चहलगानी के लोग ने कहा कि इस आदमी की मदद करने से बढ़िया है कि तो बलबने आए। तो चहलगानी फिर से बलबन के पक्ष में हो गई। जो चहलगानी बलबन का विरोध कर रही थी वही चहलगानी बलबन के पक्ष में हुई। बलबन को फिर वापस बुलाया गया, और अंततः कुछ लोग कहते हैं कि महमूद की मृत्यु हो गई, और कुछ लोग कहते हैं कि बलबन ने उसे जहर देकर मार दिया। जो भी हुआ हो, अंतिम शासक चले गए और फिर बलबन आते हैं, ठीक है। और बलबन एक नए राजवंश की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये तो एक शॉर्ट स्टोरी रही कि कैसे जो है चीजें बनी, बलबन कैसे गद्दी पर बैठे। अगर हम बात करें एक एक लाइन की, तो हम ये कहते हैं कि भाई जैसे ही वो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, एक राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत हो गई। राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत होने का मतलब है कि जो भी इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी थे वो बहुत दुर्बल थे, बहुत ही कमजोर थे। और जब वो कमजोर थे तो जो तुर्की अधिकारी थे उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई। राजा जब कमजोर होता है तो जो उसके अधिकारी होते हैं वो ज्यादा महत्वाकांक्षा वाले हो जाते हैं कि भाई राजा कुछ हमारा कर नहीं पाएंगे तो हम जो है अपना सत्ता खुद ही स्थापित कर लें, बल्कि हम ही राजा बन जाएं। तो महत्वाकांक्षा उनकी बढ़ने लगी। 40 दल के जो सदस्य थे वो चाहते थे कि इल्तुतमिश का जो भी वंशज बने वो केवल और केवल नाम मात्र का राजा बने और सभी शक्तियां हमारे हाथ में हो। सभी शक्तियां किसके हाथ में हो? हाँ, एक्चुअली वो कठपुतली शासक चाहते थे। चाहते थे कि जो भी शासक बने वो कैसा रहे, हमारी बात माने केवल।
ठीक है, और ऐसा चलता रहा। इसीलिए इसीलिए वो ऐसे व्यक्ति को लाना चाहते थे जो बहुत ताकतवर ना हो। अच्छा, इल्तुतमिश खुद भी बड़े दुखी हैं, क्योंकि इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। ये बहुत ताकतवर है, योग्य है। अच्छा, एक ही व्यक्ति के दो दो बार नाम आ जाए तो टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना। तो नसीरुद्दीन महमूद ताकतवर है, योग्य है, लेकिन लेकिन उसके जीवन काल में ही नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। आपको याद होना चाहिए, सुल्तानगढ़ी याद आया? सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा सबसे पहले नसीरुद्दीन महमूद के लिए ही तो बनवाया गया था ना। तो इसका मतलब यह है कि नसीरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी उसने घोषित किया था ना, लेकिन 1229 में उसकी डेथ हो गई, मतलब पहले ही उसकी डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ पहले ही हो गई तो इस वजह से कोई भी अन्य पुत्र योग्य था नहीं। तो कहावतें कहती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जब इल्तुतमिश ग्वालियर के अभियान पर गया था, मतलब आक्रमण के लिए ग्वालियर की तरफ बढ़ा था, तो उसने जो है अपनी पुत्री रजिया के हाथों में दिल्ली छोड़ गया था कि देखरेख करना, ये टेस्ट करने के लिए कि रजिया जो है शासन कर लेती है कि नहीं। अब देखो, रजिया शासक तो है नहीं, बल्कि रजिया इस समय टेम्परेरी शासक है, शासक तो इल्तुतमिश है। और रजिया बहुत कुशलता से ग्वालियर से लौटने तक दिल्ली को संभाल के रखी। तो इल्तुतमिश को एक बात समझ में आ गया कि नसीरुद्दीन महमूद तो नहीं रहे, और हमारे जो और दूसरे पुत्र हैं वो बहुत योग्य नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई भी अन्य अच्छा शासन नहीं कर सकेगा। इसीलिए इसीलिए उसने अपने अधिकारियों से कहा, कि एक काम करिए, रजिया के नाम का मनोनयन तैयार करिए, रजिया के नाम का पत्र तैयार करिए, मैं उसे उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। और ये निश्चित तौर पर एक असाधारण निर्णय है। उसके कोई बेटे योग्य नहीं है, सब भोग विलास में व्यस्त हैं। एक लड़का जो था अच्छा, उसकी डेथ हो चुकी है। रजिया में थोड़ी सी प्रशासनिक गुण उनको दिख रहे हैं, इसीलिए अपने जीवन के अंतिम समय में इल्तुतमिश ने अपने अधिकारियों से कहा था कि रजिया के नाम का मनोनयन तैयार किया जाए। ठीक है, रजिया को शासक बनाने का पत्र तैयार किया जाए और रजिया को हम शासक बनाएंगे। अधिकारी कोई घोषणा नहीं है, किताबें कहती हैं कि अधिकारियों से उन्होंने कहा था कि इनके नाम का पत्र तैयार किया जाए। ठीक है, लेकिन जो है इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, और इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है तो रजिया सुल्तान को आधिकारिक रूप से कोई व्यक्ति शासक नहीं घोषित कर पाया, और महिला होने के कारण कोई भी वर्ग उन्हें चाहता भी नहीं है कि रजिया शासक बन जाए, क्योंकि आज तक दिल्ली पर महिलाओं का शासक नहीं है। और इस्लाम में तो महिलाओं की दशा जो है वो बहुत ही ज्यादा लोवर्ड है, दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। तो इस वजह से आज जब ये हाल है, तो आज के पहले तो बहुत हो रहा होगा कि मतलब ये हम पर शासन करेंगी, मतलब हम इनसे श्रेष्ठ हैं, उसके बाद ये हम पर शासन कैसे करेंगी, इनका तो काम ही दूसरा है, इनका काम शासक बनना तो है नहीं। तो महिलाओं का शासन उलेमाओं को पचा नहीं और पचता भी नहीं, इसीलिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। और आनन फानन में उलेमा वर्ग और एक मोहतरमा है जिनका नाम है शाह तुर्कान, रजिया की सौतेली मां है, या कहा जाए कि इल्तुतमिश की पत्नी है। तो रजिया की सौतेली मां का नाम है शाह तुर्कान। जब उन्हें लगा कि कोई और शासक नहीं बचा हुआ है तो शाह तुर्कान चालीसा के साथ मिल गई और षड्यंत्र करने लगी और कही कि हमारे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया जाए, रजिया को नहीं।
तो रुकनुद्दीन फिरोज को शासन बनाने के लिए वह चालीसा से मिल गई, मतलब कि तुर्कान चहलगानी से मिल गई। और तुर्कान चहलगानी ने जैसे ही डेथ हुई किसकी, इल्तुतमिश की, दूसरे ही दिन ये घोषणा कर दी कि रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान घोषित किया जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज इतना अयोग्य शासक है, उसके बारे में कहा जाता है कि भैया वो जैसे ही राजा बना उसने समस्त सत्ता अपनी माता को दे दिया कि लो भैया ये सब तुम करो, ये हमारे काम की चीजें नहीं हैं। और वो अपने जैसे व्यक्तियों के साथ रहने लगा। उसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि जो मस्खरे करने वाले थे, जो जोकर थे, वो सब इसी के दोस्त बन गए। भाई लाइक फादर लाइक सन, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो जैसा तुम्हारा आचरण है वैसे ही लोगों से तो मुलाकात होगी, या वही लोग तो आपके मित्र बनेंगे। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसा आपका आचरण वैसे ही लोग आपकी मित्रता सूची में बनते चले जाएंगे। तो रुकनुद्दीन फिरोज की मित्रता सूची में मस्खरे करने वाले और मजाक करने वाले सब शामिल हो गए। तो आप समझ सकते हैं कितना योग्य रहा होगा। और साथ ही साथ इसको ना प्रेमी जीव कहा जाता था, विलासी और प्रेमी जीव। तो यह व्यक्ति जो है वो आनंद में ही मस्त है, इसको राज सत्ता से कोई मतलब नहीं है। और शाह तुर्कान जो है वो अपने हिसाब से शासन सत्ता चला रही है। ताकत आना और ताकत बर्दाश्त कर पाना, ये दोनों बड़ी अलग अलग बातें हैं। वैसा ही जैसा श्रेष्ठ पद, सबसे ऊंचे वाले पद पर पहुंच जाना और ऊंचे पद पर हमेशा आसीन रह पाना, दोनों बड़ी अलग बातें हैं। जरूरी नहीं कि तुम आज फर्स्ट आ गए तो फर्स्ट बने रहोगे, क्योंकि वो जहां ऊपर फर्स्ट आया जाता है ना, वो चोटी है ऐसा, और ऊपर जगह बहुत कम है। अगर तुमसे ज्यादा ताकतवर या ज्यादा पढ़ने वाला एक भी आदमी उस पर चढ़ गया तो तुम्हें फिर गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां दो लोग की जगह ही नहीं है, फिसलन ज्यादा है वहां। तो इसीलिए जब आप कभी प्रथम आ जाएं तो लगातार इतनी मेहनत करते रहें कि कोई आपसे ज्यादा मेहनत ना कर पाए, तभी वो पद आपका रहेगा। और ताकत यदि आपके पास आ जाए तो ताकत के समय ताकत को बर्दाश्त करना भी बहुत जरूरी है। बहुत ताकत हो गई तो आप अत्याचारी हो गए, जिसका मन जिसको पीड़ दे रहे हो, जिसका मन है उसके पैसे ले रहे हो, अत्याचार करने लगे रहे हो। तो शाह तुर्कान के पास जब पैसा आया तो ये संभाल नहीं पाई, और इतिहास लिखता है कि ये कुचक्री महिला थी। कुचक्री महिला मतलब इधर उधर दिमाग लगाने वाली। रनिवास की रानियों को प्रताड़ित करने लगी, जनता को प्रताड़ित करने लगी, और इस तरीके से यहां तक कि इल्तुतमिश के छोटे बेटे जो कुतुबुद्दीन थे उनको भी अंधा करवा के मरवा दिया, कि ताकि कोई विरोधी न जन्म ले। तो अभी बहुत नाम नहीं याद रखना कि किसको अंधा करवा दिया, किसको मरवा दिया ना, इतना ध्यान रखो कि शाह तुर्कान अनियंत्रित हो गई है। और जब अनियंत्रित हो जाएगी तो पशुता आ जाएगी। पशुता का मतलब है कि गलत तरीके से शासन कर रही हैं, और गलत तरीके से शासन कर रही हैं तो विरोध होने लगेगा। इसीलिए शाह तुर्कान का विरोध होने लगा, और जो लोग थे, जो चालीसा के भी लोग हैं, वो भी शाह तुर्कान के कर्मों से आहत होने लगे और वो परेशान होने लगे। तो शाह तुर्कान को समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले मिला था, अब कमजोर होने लगेगा। तो जब शाह तुर्कान का शासन कमजोर होने लगेगा तो हर जगह जगह पर दंगे होने लगेंगे, और जब बहुत जगह पर दंगा होने लगेगा तो लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। राजा हो भाई, ताकत दिखाओगे तभी लोग मानेंगे। और इन्हीं चक्कर में कुछ जगहों पर, जैसे विशेष तौर पे लाहौर के इक्तादार जो थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जब विद्रोह कर दिया तो रुकनुद्दीन जो कि राजा था उस समय, उसको उसके विरोध को दबाने के लिए जाना पड़ा। तो रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली छोड़ करके लाहौर के लिए कूच कर चुके हैं। समझ रहे हो? राजा योग्य है कि अयोग्य? जनता खुश है कि ना खुश? शाह तुर्कान अच्छी है या खराब? खराब। जनता में इतना विरोध है कि रजिया भी देख रही है कि हमारे पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य से लोग इतने असंतुष्ट हैं और ये लोग सब परेशान कर रहे हैं लोगों को। तो जब दिल्ली खाली मिली तो रजिया को मौका मिल गया, और उस दिन नमाज पढ़ने का दिन था।
रजिया लाल वस्त्र में नमाज पढ़ रहे, नमाज अदा कर रहे लोगों के बीच में उपस्थित हो जाते हैं और सारी बातें समझाते हैं। प्रभावशाली ढंग से समझाने की वजह से रजिया की बातों से नमाज पढ़ने वाले लोग सहमत हो जाते हैं और वो सीधे दिल्ली राजमहल की ओर कूच कर देते हैं और दिल्ली की गद्दी रजिया सुल्तान के हाथों में आ जाती है। क्योंकि जब जनता विरोध करेगी तो थोड़ी कोई रोक पाएगा, एक आध दो लोग विरोध करेंगे तो शासन सत्ता रोक सकती है। अगर पूरा आम जनता विरोध करने लगे तो फिर देयर इज नो पीपल, नो एडमिनिस्ट्रेशन जो रोक पाए। क्योंकि तुम जनता के ही राजा हो, जनता तुम्हें चाहती नहीं है तो हटो। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रजिया ने दिल्ली की सत्ता ली। और लाल कपड़े में आने का मतलब वही है कि लाल कपड़ा बराबर न्याय का प्रतीक, समझ रहे हैं। और ये सब कहानी हो ही रही थी। हाँ, शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार को सामूहिक नमाज होती है ना मस्जिदों में, सामूहिक नमाज। तो शुक्रवार के दिन ही उन्होंने लाल कपड़ा पहन के वो मांगा था। जन समूह ने जब महल पर आक्रमण किया तो शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया, ठीक है। और बाद में बहुत सारे लोग भी रजिया के पक्ष में आ गए जो चालीसा थे, मतलब तुर्काने चहलगानी थे। वो देखो, अब भाई जो दो विकल्प हमारे पास हैं, एक बहुत खराब, एक कम खराब। तो जैसे वो रजिया वो चाहते नहीं है शासक बने, लेकिन अब एक तरफ शाह तुर्कान है, एक तरफ रजिया है, तो बेहतर कौन है? रजिया सुल्तान। और शाह तुर्कान का तो हम देख चुके हैं, हो सकता है रजिया सुल्तान अच्छी निकल जाए, तो हम गेस भी करेंगे तो उन्हीं की तरफ करेंगे। तो रजिया सुल्तान को समर्थन मिल गया। रुकनुद्दीन जब वापस आया लड़ाई लड़ करके तो रुकनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और कहा जाता है कि उसका वध कर दिया गया, मतलब रुकनुद्दीन को मार दिया गया, ठीक है। और इस प्रकार से रजिया 1236 में शासिका बन गई। रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल केवल 6 महीनों का रहा। तो अगर कभी दे 36 में वो और 36 में ये, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और रजिया सुल्तान बन गई शासिका। रजिया बहुत योग्य शासिका है, मतलब कहा जाए कि अगर केवल स्त्री होना हटा दिया जाए, रजिया सुल्तान का केवल स्त्री होना हटा दिया जाए कि वो महिला थी, बाकी उसमें वो सभी गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए। यहां तक कि वो अपने वेशभूषा भी, जैसे मान लीजिए वो लड़कियों की वेशभूषा में आए तो लोगों को पसंद नहीं था कि लड़की शासन कैसे करेगी, तो वो जो है कुलाह और काबा पहनने लगी। कुलाह मतलब पगड़ी, काबा मतलब कुर्ता। तो अपनी वेशभूषा में कुलाह और काबा धारण करने लगी, केवल इसीलिए ताकि लोग स्वीकृत कर सके। एकदम वैसे ही व्यवहार करती है जैसे लड़के करते हैं, समझ रहे, अपने आप को ढालने का प्रयास कर रही है। और राजगद्दी जब उसने पाई तो कमियों को दूर करना चालू किया। अच्छी शासिका थी, इसीलिए हर राज्य में शांति स्थापित हो गई और उसकी सत्ता दूर दूर तक फैल गई। दिल्ली सल्तनत लगभग फिर अस्थायी होने को है। बहुत बढ़िया उन्होंने किया, महिला वस्त्र त्याग कर दिया और पुरुष के वस्त्र में आने लगी, दरबार में उपस्थित रहने लगी, लोगों की सुनवाई करने लगी, उसकी धाक बढ़ने लगी है। इसी दौरान रजिया ने कुछ और चीजें समझी है। जैसे रजिया ने अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की है। और थोड़ा समझने की कोशिश करिए, तुर्काने चहलगानी जितनी मजबूत राजा उतना कमजोर, तुर्काने चहलगानी जितना कमजोर राजा उतना मजबूत। क्योंकि इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी की स्थापना की थी, तो जो जिसको बनाता है हो सकता है वो उसका विरोध ना करे। मैंने कहा हो सकता है, लेकिन उसके वंशजों का वो विरोध ना करे, ये संभव नहीं है। तुर्काने चहलगानी इल्तुतमिश ने बनाई तो इल्तुतमिश के समय ठीक चल रही थी, लेकिन इल्तुतमिश के बाद देख रहे हो वो ताकतवर हो रही है। रुकनुद्दीन फिरोज के समय कितनी ताकतवर है, और रजिया के समय में इतनी ताकतवर है कि रजिया का विरोध करने लगी है। बल्कि तुर्काने चहलगानी रजिया से इसलिए नाराज है कि ये राजा तो बन गई, हमसे तो पूछी नहीं। और जबकि नियमानुसार तुर्काने चहलगानी की अनुमति के बिना कोई राजा राजा नहीं बनेगा, वो उसकी मंत्रिमंडल है, पूछना तो चाहिए था ना एक बार। तो रजिया सुल्तान बिना पूछे बन गई, इस वजह से भी जो है
कुछ लोग बड़े नाराज हैं। अब रजिया को क्या करना है? तुर्काने चहलगानी को कमजोर करना है। तो इसका मतलब उसको तुर्कों की नियुक्ति कम करनी पड़ेगी और गैर तुर्क की नियुक्ति ज्यादा करनी पड़ेगी। तो रजिया जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों को ऐसा लाना चाह रही है जो गैर तुर्क रहे, जैसे याकूत, ठीक है, जिनका नाम जमालुद्दीन याकूत है, उनको अस्तबल का प्रमुख आमिर ए आखूर बनाया। क्यों? वो चाहती है कि धीरे धीरे इसकी ताकत बढ़े। एक की ताकत बढ़ना बराबर दूसरे की ताकत कम हो जाना है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे दो ताकतवर लोग हैं, एक की बढ़ी तो ये खुद ही कमजोर हुआ। ये जरूरी नहीं है कि दो बराबर है तो इसको डाउन करो तब कमजोर हो, ये बढ़ जाए तब पर भी कमजोर है। जैसे दो लाइन, वो एक कहते थे ना, लाइन को छोटी करनी या तो काट दो या तो उससे बड़ी लाइन खींच दो। तो रजिया बड़ी लाइन खींचने को तैयार है कि वो धीरे धीरे मिक्सचर कर दे, मतलब तुर्क केवल ना रह जाए, और केवल तुर्क नहीं रहेंगे तो केवल तुर्कों का प्रभुत्व भी नहीं रहेगा। तो वो चालीसा को मिक्स करना चाह रही है, अपने अधिकारियों में कुछ गैर तुर्क लाना चाह रही है। वो याकूत को अस्तबल का प्रधान चालू करती है, बनाती है। ऐसे ही अल्तुनिया नाम के एक व्यक्ति है ना, अल्तुनिया और याकूत दोनों कृपा पात्र हैं किसके? इसके ना। हाँ, अल्तुनिया को ये इक्तादार, भटिंडा का इक्तादार नियुक्त करती है। भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त करती है कि भैया लो, तुम वहां कमाओ खाओ। ये क्या सोच रही है? ये सोच रही है कि हमने इनको बनाया है तो ये हमारा विरोध नहीं करेंगे। याकूत हो जाए, अल्तुनिया हो जाए, ऐसे ही उन्होंने कई सरदारों की नियुक्ति करी, ठीक है ना। और सरदारों की नियुक्ति करने का एक ही प्रमुख कारण था कि वो तुर्कों की प्रभाव को कम करना चाहती थी और कुछ नहीं। लेकिन कई एक बार आपके द्वारा बनाया गया योजना ही आपके विपरीत काम कर जाता है। तुर्काने चहलगानी ने अल्तुनिया और उसके अन्य अधिकारियों को अपने तरफ मिला लिया और ये लोग रजिया के खिलाफ विद्रोह करने लगे। अब तुर्काने चहलगानी सीधे विद्रोह करे तो गलत बात, तो तुर्काने चहलगानी किसी को कहते थे कि तुम विद्रोह करो, तो इसके राज्यों में विद्रोह प्रारंभ हो गया। यहां तक कि याकूत से लोग इतना जलते थे, याकूत को कुछ इतिहासकार कहते थे कि याकूत और रजिया ना, देवर इन सम रिलेशनशिप, काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ऐसा कहा जाता था। और उसका एक तर्क केवल है कि जब रजिया घोड़े पर बैठा करती थी तो अल्तुनिया अपने हाथों पर उसके पैर को रखवा करके बिठाता था। केवल इतना ही प्रमाण मिल रखा है। ऐसा माना जाता है कि उन दोनों में निकटता घनिष्ठता थी, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये कह के साफ साफ इनकार कर देते हैं कि ऐसा कुछ था नहीं। याकूत एक महत्वपूर्ण पद पर था और शायद याकूत को इतना महत्व वो इसलिए देती थी ताकि तुर्कों को यह समझ में आए कि यह ज्यादा जरूरी है और धीरे धीरे गैर तुर्क भी शामिल हो जाए, जो कारण रहा हो। लेकिन याकूत की हत्या कर दी जाती है और बाकी इसके विश्वास पात्र इसके विरुद्ध हो जाते हैं। इतने विरुद्ध हो जाते हैं कि अंततः जो है रजिया के खिलाफ षड्यंत्र जब होता है। देखो, रजिया को कब्जे में करना या मारना तभी संभव है जब रजिया कहां से निकले? राजधानी से बाहर निकले। अगर राजधानी से बाहर नहीं निकलेगी तो आप फिर उसे मार नहीं सकते हैं। तो उसके ही आसपास के लोग जो रजिया के कृपा पात्र थे, जैसे कि एतगीन, जैसे कि अल्तुनिया, एतगीन और अल्तुनिया आदि लोगों ने जो कृपा पात्र थे, इनको रजिया ने इक्तेदार बनाया था कि कल तुम हमारी मदद करोगे। और इन सभी लोगों ने विरोध चालू कर दिया और इतना विरोध किया कि जैसे कबीर खां अयाज हैं, कबीर खां अयाज को भी रजिया ने महत्व दिया था। एतगीन हो गए, अल्तुनिया हो गए, याकूत तो हालांकि मारा ही जाता है, और साथ में कबीर खां अयाज नाम के व्यक्ति, ये सब लोग विद्रोह करने लगे। और जब विद्रोह करने लगे तो कुछ को तो रजिया दबा पाई, लेकिन कुछ के खिलाफ उनको युद्ध करना पड़ा। विशेष तौर पे एतगीन, ठीक है, एतगीन ने विरोध कर दिया। और जब
अल्तुनिया ने विरोध कर दिया तो फिर रजिया को इन्हें दबाने के लिए वापस आना पड़ा। षड्यंत्र के द्वारा रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया ना। अल्तुनिया ने रजिया को गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए दोनों कहानी समझिए, दो व्यक्ति हैं, एक एतगीन है, एक अल्तुनिया है। चालीसा से दोनों मिल रखा है, ठीक है, लेकिन एतगीन ज्यादा एक्टिव है। तो वैसे विद्रोह अल्तुनिया ने किया। रजिया अल्तुनिया से लड़ने गई, अल्तुनिया ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन ये सारा क्रेडिट ले गया एतगीन। एतगीन ने कहा हमारी वजह से अल्तुनिया ने विरोध किया, हमारी वजह से रजिया वहां गई और हमारी वजह से आज रजिया कब्जे में है। किया धरा सब अल्तुनिया का था और मलाई मिली एतगीन को। एतगीन का पद, चालीसा का महत्वपूर्ण पद ऐसे बढ़ता चला जा रहा था। अल्तुनिया को बड़ा खराब लगा कि किया कराया सब हमने और हमें जो है ढेला भर का भी कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो इसी नेगेटिव समय का फायदा उठाते हुए रजिया ने अल्तुनिया को मना लिया और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। रजिया और अल्तुनिया मिलकर के चाहते हैं कि दिल्ली कब्जे में ले ली जाए फिर से। अब अल्तुनिया एतगीन से नाराज है कि हम दिल्ली कब्जे में लेकर के, क्योंकि अल्तुनिया को लगा कि अगर दिल्ली रजिया के हाथ में आ गई तो हमारा भी तो पद बढ़ जाएगा, अब हम केवल इक्तेदार थोड़ी रह जाएंगे। इसी लालच में अल्तुनिया और रजिया जो है दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको जीत नहीं मिलती है। अच्छा, वो दिल्ली तक एक्चुअली पहुंच भी नहीं पाते हैं, सच्चाई तो ये है। रास्ते में उनकी सेना उनका साथ छोड़ देती है, ये दोनों बेचारे परेशान। षड्यंत्र इतना बड़ा हो गया कि सेना ही भाग गई। अब सेना भाग गई तो बचे कौन? अल्तुनिया और ये। कहा जाता है कि एक जंगल में पेड़ के किनारे ये बैठ करके आराम कर रहे थे और कुछ डाकू ने इनकी हत्या कर दी। कुछ डाकुओं ने आक्रमण करके इनकी हत्या कर दी। तो रजिया और अल्तुनिया जंगल में ही मार दिए गए। समझ रहे? तो ये मतलब एक नॉर्मल जो कहानी है कि जिनको रजिया ने पूरी मदद की, चाहे वो एतगीन हो, चाहे वो अयाज हो, चाहे वो क्या कहते हैं अल्तुनिया हो, चाहे तो याकूत हो। अच्छा, याकूत ने तो षड्यंत्र विद्रोह तो नहीं किया था, लेकिन अल्तुनिया या एतगीन और अयाज, इन तीनों लोगों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और इस तरीके से भैया 25 दिसंबर 1240 को डकैतों ने उनका वध कर दिया। डकैतों के द्वारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया मार दिए गए। समझ रहे? 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक रजिया का शासन चला। रजिया के शासन का मूल्यांकन किया जाए तो वो बहुत बुद्धिमान थी, बहुत न्यायप्रिय थी, बहुत उदार चरित थी, प्रजा की शुभचिंतक थी, प्रजापालक थी, सेनाओं की अच्छी नेता थी, अच्छा विजन रखती थी, सब बढ़िया था, सिवाय इस बारे में केवल उसका स्त्री होना ही उसके लिए सबसे कठिन साबित हुआ। क्योंकि इस्लाम में स्त्रियों का शासक बनना उलेमाओं को पसंद नहीं, और इस वजह से रजिया को कभी पूर्ण रूप से स्वीकार शासिका के रूप में नहीं कर पाए ये लोग। हालांकि रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम शासिका है, लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाएं कभी शासक रही ही नहीं। लेकिन हाँ, दिल्ली सल्तनत में मुस्लिमों के वर्ग में पहली बार शासक कोई बना रजिया, और अंतिम मुस्लिम शासिका भी कौन रही? अब जरा सा थोड़ा सा पीछे जाइए, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली सल्तनत के पहले हम चले चले इराक, हम चले चले अफराशियात, ये सब जब वंशजों में पुराने में पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे महिला शासिका रही हुई है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में कोई अगर महिला शासिका पहली और अंतिम हुई है तो वो कौन है? रजिया सुल्तान। अच्छा, उसके इतिहासकार लिखते हैं कि रजिया का शासक बनना निश्चित तौर पर दिल्ली के लिए प्रथम और अंतिम शासिका थी, लेकिन यह कोई इतिहास में प्रथम शासिका नहीं थी। इतिहास में इसके पहले भी लेडी लीडर हुई हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत की प्रथम, इस्लाम की प्रथम शासिका कौन हुई है? रजिया। इसके पहले अन्य महिलाएं शासिका बनी हैं। तो रजिया दिल्ली सल्तनत की, मुस्लिम की पहली और अंतिम शासिका हो सकती हैं, लेकिन ये इतिहास की पहली और अंतिम नहीं है।
इसके पहले भी बहुत सारी शासिकाएं रही थी। तो सर स्त्री होना इनके लिए बड़ी समस्या बनी, और ये निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि रजिया इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में से सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है, रजिया सुल्तान की डेथ हो जाती है, और रजिया सुल्तान की डेथ के बाद ही कहा जाए तो बलबन की ताकत में वृद्धि का काल आ जाता है। बलबन के ताकत में वृद्धि का कार्य आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब तुर्काने चहलगानी फिर एक्टिव हो गई है, और तुर्काने चहलगानी चाहती है कि फिर किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो नाम मात्र का शासक रहे और बातें केवल हमारी मानी जाए। तो ऐसे व्यक्ति में एक व्यक्ति आए, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह अच्छे हैं, सराहनीय गुण थे, लेकिन कहा जाता है बड़ा अत्याचारी शासक था। समझ रहे हैं? कुछ दिन बाद उसको यह समझ में आया कि हम राजा हैं। उसको ये याद आया, तो उसने कहा कि हमारे किले की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकत को अपने हाथ में लेना चाहा। देखो, हमेशा ध्यान रखना, कठपुतली नवाब जब कभी भी वास्तविक नवाब बनने की ओर भागेगा तो मार दिया जाएगा। और अगर ये जो बहराम शाह हैं ये शासन अपने हाथ में लेना चाहेंगे तो क्या ले लेने दिया जाएगा? क्या नहीं। और यही हुआ अंत में कि जब ये बहुत एक्टिव हो गए तो जो तुर्काने चहलगानी के प्रमुख लोग थे, जिनमें एक नाम है मुहज्जबुद्दीन, बहुत नाम मत याद रखिएगा, ऐसा कहानी याद रखिए कि जब ये एक्टिव हो गए, इनको लगा हम राजा हैं तो ये लोग हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं, और इस तरह से वो हाथी रखवाने लगा अपने सामने, थोड़ा सा मतलब राजशाही वाली बात करने लगा और आदेश देने लगा। अब आदेश लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो लोगों ने ये निर्णय ले लिया कि इसको शासन से हटा दिया जाए, और इसे हटा दिया जाता है। फिर एक व्यक्ति को लाया जाता है जिसका नाम क्या है? मशहूद शाह। मशहूद शाह बहराम शाह के नहीं, रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र हैं। रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र। अच्छा, ये सब वंशावली बिल्कुल याद नहीं रखना है, याद कर सको तो बहराम शाह याद करो, फिर मशहूद शाह याद कर लो कि बहराम शाह है, मशहूद शाह है। मैं तो कहता हूं इतना भी याद मत करो, इतना समझो कि जब इल्तुतमिश की डेथ हुई तो बहुत सारा टर्मोइल हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आई और खूब युद्ध चला उत्तराधिकार का। अंततः रजिया विजयी हुई ना। रजिया की मृत्यु के बाद फिर बहुत ज्यादा टर्मोइल की स्थिति आ गई, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई। कभी बहराम शाह आते थे, कभी जो है मशहूद शाह आते थे, और ये सब करते करते धीरे धीरे एक व्यक्ति, जैसे उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद फिर आते हैं, और ये सब करते करते बच्चे सारे टर्मोइल में एक नया व्यक्ति ताकतवर निकल आता है, और वो था बलबन। समझ रहे हैं? तो भाई अब बहुत डिटेल में तो हम इसलिए ऐसे कहानी कनेक्ट हो जाए इसलिए बोल रहे हैं। तो नसीरुद्दीन जब महमूद आते हैं, मशहूद शाह आते हैं, मशहूद शाह की भी बाद में हत्या हो जाती है जब मशहूद शाह ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। अब आते हैं कौन? नसीरुद्दीन महमूद। ये आदमी समझ चुका है कि हमारे पहले शासकों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने चालीसा की बात नहीं मानी, मजबूत व्यक्ति की बात नहीं मानी, तो ये पहले ही सरेंडर आदमी है। इसने साफ साफ कह दिया है कि देखो भैया, हमको राजा बनाए हो तो बने रहने दो, लो राजपाट मुहर उहर तुम रख लो, अपने हिसाब से लगाते रहना, टेंशन मत लेना, ना मुझे टेंशन देना, हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे, ना तुम अपना काम करते रहो। तो उसने, देखो बुद्धिमान है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इधर उधर किए तो मार दिए जाएंगे। इससे बढ़िया है कि किसी एक ताकतवर आदमी को पकड़ लो। बलबन आया, बलबन ने रिश्ते मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो अब तो रिश्तेदार रिश्तेदार हो गए हैं। तो बलबन को ताकत खूब मिल चुकी है, बलबन खूब ताकतवर है। धीरे धीरे
महमूद जी खुद मर जाते हैं। यह कहा जाता है कि बलबन ने उन्हें जहर दे दिया और इनकी डेथ हो गई। अब जब ये सारी बातें समाप्त हो गई तो एक व्यक्ति बहुत ताकतवर हो गया है, बलबन। और बलबन ने कहा एक काम करो, बगल हटो, अब राजा हम बनेंगे। बलबन स्वयं को भी इल्बरी तुर्क कहता है, इसलिए कुछ इतिहासकार बलबन के समय को दूसरा इल्बरी वंश कहते हैं। अब यहां से थोड़ी थोड़ी बातें समझो जरा सा। अगर जो अंतिम शासक है महमूद, जिसे आप नसीरुद्दीन महमूद कहते हैं, अगर उसका कोई लड़का शासक बनता तो लोग जल्दी मान जाते। क्यों जल्दी मान जाते? क्योंकि राजा का लड़का राजा बना है, योग्य हो अयोग्य हो बात की बात है। लेकिन यहां तो वंशावली ही खत्म हो गई। महमूद गए और कोई नया व्यक्ति ऐसे चेहरा सामने आ गया, पृथ्वी से निकला और कहा अब हम राजा हैं, तो कोई मानेगा क्या? नहीं। पहली बात तो उससे ये कहेंगे कि भैया राजा बनने का अधिकार तुर्कों को है, तो वो कहेगा लो हमारा प्रमाण पत्र, हमारे दादा अफरासियाब वंश से ताल्लुकात रखते थे और दादा के हम वंशज हैं, वो हम अलग बात है कि हम घर से बिछड़ गए थे, लेकिन हमारा वंश जो है वो तुर्कों का है, तो हम राजा बन सकते हैं। लेकिन बताओ क्या ये कहने से लोग मान जाएंगे? क्या नहीं मानेंगे। तो उसे ना कुछ और ड्रामा करना पड़ेगा, उसे कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जिसमें मामला जीरो का हो जाए, कोई विरोध ही ना बचे। जैसे शी जिनपिंग राजा बने, अपने सारे विरोधियों को जेल में डाल दिए, और फिर बताओ इतिहास लिखा गया कि चाइना में शी जिनपिंग का कोई विरोधी नहीं है। उसको लिखना चाहिए था शी जिनपिंग का कोई विरोधी जेल के बाहर नहीं है, क्योंकि जितने विरोधी हैं वो तो जेल के अंदर हैं। लेकिन भाई अब जैसा दिखेगा, अब संसद में तो सब समर्थक रहेंगे, वो कहेगा ये देखो अब इमली है, कहेंगे हाँ सर है, और तभी तो संविधान संशोधन ऐसा करवा दिया कि चुनाव ही नहीं होगा। समझ रहे? तो इसे जनता के विरोध को शून्य करना था, और जनता का विरोध शून्य सबसे ज्यादा हो सकता है धार्मिक आधार पे। इसने राजा के पद को एक नए सिद्धांत पे दे दिया, उसको राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। इसने राजत्व के सिद्धांत की शुरुआत की। इसने बताया कि राजा ऐसे नहीं बन जाते हैं कि कोई भी कहीं से, हम कैसे आ गए, हम आए नहीं हैं, भेजे गए हैं। राजा कोई नॉर्मल आदमी नहीं बनता, राजा वो बनता है जो भगवान का दूत होता है पृथ्वी पर। राजा बनने के लिए एक अलग ही एनर्जी चाहिए, अलग चेतना चाहिए। भगवान तुम्हें चुने, तो भगवान ने मुझे चुना है। जिल्ले इलाही, उसने कहा जिल्ले इलाही क्या है? मतलब राजा पृथ्वी पर भगवान का अंश है। अब जरा सा समझिए और बात वो करिए। नियाबते खुदाई, जिल्ले इलाही, राजत्व का सिद्धांत, ये सब बलबन क्यों दे रहा है? जनता को न्यूट्रल करने के लिए कि राजा कौन होता है? जो भगवान का दूत है। इसका मतलब तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी तो किसकी बात नहीं मानी? भगवान की बात। देखो आदमी से आदमी कम डरता है, जहां भगवान की बात आई कहता है अरे चलो ठीक है, सही, अच्छा खराब जाने दो। उसने स्वयं को गॉड से रिलेट कर दिया, राजत्व का सिद्धांत दिया। और इतना ही नहीं, और न्यूट्रल करना चाहता है वो। जब राजा के ही अंश हैं तो भगवान की पूजा करने में क्या दिक्कत है? जब मानो अगर एक व्यक्ति ये राजा है और ये भगवान का ही अंश है, तो एक तरीके से ये भी भगवान है। तो उसने कहा सिजदा और पैबोस प्रथा भी चलनी चाहिए। कोई भी दरबार में खड़े तन के नहीं आएगा। तन के आने का मतलब प्राउड होना, झुक करके आओ, सिजदा दो राजा के सामने, पैबोस पैरों को चूमो। सिजदा और पैबोस की प्रथा क्यों? अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या कि ये सब वो क्यों कर रहा है? भाई ये बताओ, जो आपका पैर आकर के चूम रहा है या झुक के आपको नमस्कार कर रहा है, क्या वो आपके अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा है? हाँ। और अगर कोनो आदमी ऐसे ऐसे तन के आए,
तो समझ जाएगा वो कि ये आदमी ठीक नहीं, इसको पकड़वा लो। समझ रहे? तो सिजदा, पैबोस, राजत्व का सिद्धांत, नियाबते खुदाई, जिल्ले इलाही, ये सब क्या है? ये सब ड्रामा है अपनी स्थिति को स्थिर करने का। और खुद चूंकि तुर्क है, अपने आप को तुर्क साबित कर चुका है, तो उसे और ड्रामा नहीं करना है। लेकिन जरा सा दिमाग लगाइए, जब खिलजी वंश आएगा तो खिलजी वंश को तो एक नया ड्रामा भी करना पड़ेगा कि राजा बनने के लिए तुर्क ही होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो भी योग्य है वो राजा बन सकता है, क्योंकि वो स्वयं तुर्क नहीं है ना। अगर वो स्वयं तुर्क होता तो उसे ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं होती। हर एक नया व्यक्ति नया कॉन्सेप्ट क्यों ले आ रहा है? ताकि जनता उसे राजा स्वीकार कर ले। और बलबन ने ऐसे ऐसे जुगाड़ लगा दिए कि जनता चाहे तो ना चाहे तो जनता फंस गई। अगर जनता कहे बलबन तुम हट जाओ, तो भगवान को हटा रहे हैं भैया, भगवान तुम्हें पाप दे देगा, तो कौन भगवान से लड़ेगा? तो ये सब स्थितियों ने बलबन को बिना विरोध के शासक बना दिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो बलबन बड़ा दिमागदार व्यक्ति है। अच्छा, बलबन खुद चालीसा का सदस्य था, तो बलबन को पता था कि आज हम राजा बने हैं चालीसा से ही निकलकर, तो चालीसा के जो और लोग हैं कल वो भी राजा बन सकते हैं हमको मरवाकर। तो हमने षड्यंत्र किया नसीरुद्दीन महमूद के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ भी तो षड्यंत्र हो सकता है। तो उसने सबसे पहला काम किया, तुर्काने चहलगानी को समाप्त कर दिया। ऐसे नहीं किया समाप्त कि मतलब चलो आज से खत्म, ये नहीं कर सकता था। उसने क्या किया, तुर्काने चहलगानी के बहुत से लोग मर गए थे, कुछ लोग तुर्क बचे थे। उसने तुर्काने चहलगानी में गैर तुर्कों को भर दिया, 20 लोग तुर्क 20 लोग गैर तुर्क। अब इन दोनों में षड्यंत्र करवा दिया। ये उससे लड़ते, ए ने बी से लड़ा, बी को बलबन ने मरवा दिया। लोगों ने सोचा ए ने मार दिया। फिर सी ने डी से लड़ा, डी को बलबन ने मरवा दिया। लोगों ने सोचा सी ने मरवा दिया। और वो किसको मरवा रहा है? तुर्कों को, क्योंकि वही तो विरोध करते ना। और फिर धीरे धीरे सारे तुर्कों को चहलगानी के खत्म करवा दिया, और फिर चहलगानी नामक संस्था ही समाप्त कर दी। क्योंकि अगर ऐसा ना करता, तुर्क जीवित रहते, तो वो ना करने देते और इसके खिलाफ षड्यंत्र करते कि जो चीज इल्तुतमिश ने चालू की तुम कैसे खत्म कर सकते हो। लेकिन जब उसमें सारे नए नए आदमी बचे तो वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कितना बड़ा सिस्टमेटिक नहीं लग रहा है आपको? बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से वो आरूढ़ हो चुका है किसके ऊपर? सत्ता के ऊपर। और जितने ड्रामा किए हैं ये सब सफल हैं कि नहीं? सब सफल है। अपना एक अलग ही आभा मंडल तैयार किया। इसने स्वयं को भगवान का अंश बता दिया और कहा इसका मतलब राजा का आभा मंडल अलग है। ये बतियाता नहीं था कोर्ट में। कोर्ट में इससे केवल इसके मंत्री बात कर सकते थे, बस अमात्य, प्रथम अमात्य जो होते थे, केवल वही बतिया सकते थे। ये आम आदमियों से बात तक नहीं करता था। कहता था कि राजा भगवान का अंश है, भगवान साधारण लोगों से थोड़ी बतियाता है। साधु संत कुछ पहुंचे हुए लोग मिले तो बतियाएंगे। तो इसके अनुसार इसके योग्य इसके मंत्री हैं। तो दरबार में कोई हंस नहीं सकता था, ना ये स्वयं हंसता था, ना तो किसी को हंसने देता था। हमको इससे नॉर्थ कोरिया वाले वो किम जोंग यूंग की याद आ जाती। स्वयं एकदम तैयार होके आता था, पूरा सारा गहना पहन के, सारे वस्त्र एकदम पूरा फिट फाट होकर के आता था। और ये निर्देश था कि जितने भी लोग दरबार में आएंगे पूरे आभा मंडल के साथ आएंगे। अगर कोई पहनते समय मान लो एक तो माला भूल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पूरे वस्त्र सारे धारण करके आओ, आभा मंडल। ये क्या है? बनावट पूरा, लोग देखेंगे दूर से। इतना ही नहीं, बॉडीगार्ड रखा था इसने, और इसके साथ जो बॉडीगार्ड चलते थे वो नंगी तलवारें लेके चलते थे, ओपन। और जब ये जिस तरफ से चलता था, 4 बॉडीगार्ड ऐसे भांजते हुए चलते थे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए। देख रहे हैं, ये सब बड़ा अजीबोगरीब भौकाल है। लोगों में डर व्याप्त हो, और डर ही शासन है। समझ रहे हैं?
तो विस्मिल्लाह विस्मिल्लाह करते हुए नंगी तलवारें लेकर के इसके बॉडीगार्ड आगे चल रहे हैं, खुद हमेशा एकदम तैयार होके आता है। ऐसा नहीं कि कभी चप्पल भी पहना है तो कोर्ट में चला है, नहीं, पूरी तरह से सजाया जाएगा इसको, सारे वस्त्र में आएगा और तुम भी पूरे वस्त्र में आओ। अगर मान लो तुमने कुछ गलत कस्टम पहन लिया, जैसे कि किम जोंग यूंग के रिश्तेदार ने हंस दिया था, गले कटवा दिया, एक आदमी को नींद आ गई थी उसको मरवा दिया, तो समझ रहे हो, नॉर्थ कोरिया में पता है 10 प्रकार के बाल हैं, 10 प्रकार के बाल की कटिंग है। अगर कहीं तुम मुंबई आ गए और गिरहमा कटवा के चले गए तो वहां आपकी हत्या कर दी जाएगी, मार दिया जाए। वहां 10 ही प्रकार के बाल है, वहां कपड़े भी निश्चित हैं तुम क्या पहनोगे। हाँ एग्जैक्टली, किम जोंग यूंग, पता नहीं कब गुस्सा आ जाए। अब सोचो ना, जैसे आप गिरहमा बाल नहीं कटवा सकते हो, आपके पास 10 ही प्रकार की डिजाइन है, उसी में से कोई कटवा लो। ये तो तानाशाही है ना, तानाशाही क्या, ये उपद्रव है। तो सर बलबन ने इसी तरीके से अपना पूरा भौकाल बना के रखा था और ये भौकाल उसकी राज सत्ता को स्वीकार करवा देता है, विरोध खत्म कर देता है और बलबन फिर अच्छा शासन करता है, लेकिन बहुत दिन नहीं चल पाता। ठीक है, तो कल इसके बारे में डिटेल चर्चा होगी। आज की कहानी यहीं पर रुक दी जाती है। चीजें समझ हुई, थोड़ी सी कनेक्टिविटी आई, कैसे कनेक्ट करना है। ऐबक को याद किया है, ऐबक के बाद इल्तुतमिश को याद किया। ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था, ऐबक ने सबसे पहले क्या कहते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई, फिर इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश ने प्रारंभिक चुनौतियां स्वीकार की, एकता नाम की व्यवस्था शुरू की, उसके बाद उन्होंने अलग अलग सेना संगठित की, साथ ही साथ उसने क्या किया, हौजे शमसी बनवाई, ठीक है, शमसी मस्जिद बनवाई, स्वयं शमसी वंश का था। मंग बरनी को मदद ना देकर के चंगेज खा के आक्रमण को रोका, यालदौज कुबाचा को न्यूट्रल किया, साथ में बंगाल और बिहार जो विरोध कर रहे थे उनको न्यूट्रल किया, राजपूतों को अपने फिर से एक किया, मतलब अपने साम्राज्य में मिलाया, इस तरीके से एकीकरण किया। इल्तुतमिश की डेथ के बाद बड़ा टर्मोइल आ गया, क्योंकि उसका योग्य बेटा मर चुका था। अब उसके बाद रजिया के हाथों में सत्ता गई। रजिया ने सत्ता लाल वस्त्र पहन करके जनता से मांगी थी, शुक्रवार के दिन वो सत्ता पर आसीन होती है। ठीक है, लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक है। रजिया के पश्चात धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई। अल्तुनिया याद रखिएगा, इतगीन याद रखिएगा, अयाज याद रखिएगा और उसका वो घुड़सवार वाला याकूत याद रखिएगा ना। तो इस तरह से 4 कैरेक्टर याद रखोगे। जैसे ही उसकी क्या कहते हैं डेथ हुई रजिया की, ठीक है, और उसके बाद नहीं, महमूद शाह, बहराम शाह, नसीरुद्दीन सब छोड़ दो, ठीक है ना, टर्मोइल आया, बहुत राजनीतिक उथल पुथल हुई और अंततः जो है नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन शासक बन गया। बलबन चहलगानी का सदस्य था, उसने राजत्व का सिद्धांत दिया, उसने जो है नियामत खुदाई की बात करी, उसने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा, राइट। अब ये उलूग खां दुनियादारी, ये सब चर्चाएं हमारी आपकी कल होंगी, ठीक है। तो इस तरह से बैठ के 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। ज्यादा फैक्ट हम पढ़ा देते थोड़ी कहानी रिलेट होने के लिए, जैसे आपको कल मसूद साहब पूछ ले, ठीक है ना, नसीरुद्दीन महमूद पूछ ले, बहराम साहब पूछ ले, तो क्रम याद रहेगा, बहराम, मसूद, नसीरुद्दीन, ठीक है, याद रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, विल मीट टुमारो, ठीक है, थैंक यू।